मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सब दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं कुछ 15 अगस्त स्पेशल लेकर आया हूं आपके लिए। और आज बात करूंगा तिरंगे झंडे के इतिहास की मैं आप लोगों से। एक बहुत खास दिन है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन हमारे लिए एक दिन नहीं बल्कि एक महोत्सव है, एक ऐसा एक पावन दिन है जिस पर हम चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। और मैं बात करूंगा आपसे आज तिरंगे झंडे के इतिहास पर, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों चर्चा करूंगा, इसलिए आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि तथ्यों के साथ मैं बातों को बताते जाऊंगा और सबको आप नोट डाउन करते जाएंगे। क्योंकि ये ना सिर्फ इतिहास है बल्कि इनको आप लिखते जाएंगे, ताकि एग्जाम में हमारे आए और एग्जाम में टकराएंगे, ये सारे प्रश्न टकराएंगे आपको, और इनको सब नोट डाउन करते जाएंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बात करूंगा आपके तिरंगे झंडे के इतिहास पर। ये यहां से आपके आखिर हमारा ये तिरंगा झंडा कैसे अस्तित्व में आया, और इसके लिए बहुत सारे चरण रहे आपके। आजादी से पूर्व हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज की जो व्यवस्था हुई वो कई सारे परिवर्तनों से गुजरा है। ऐसा नहीं कि वो झंडा एकाएक जैसा आज हम देखते हैं इसी स्वरूप में था। वो झंडा कई प्रकार के परिवर्तनों से विभिन्न चरणों में गुजरा है, जिसमें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। बिल्कुल आपकी निगाहें सटीक तरीके से बिल्कुल मेरी स्क्रीन पर बनी रहेंगी आपके, और मैं आपसे क्रमिक तौर पर बिंदुवार तरीके से और मैं आज समझाऊंगा आपके कैसे ये तिरंगा झंडा अस्तित्व में आया, जो हमारी आन बान शान और हमारे अभिमान का प्रतीक है। इसको देखते ही हमारी भुजाओं में, हमारे रक्त में एक जोश, गर्मी आ जाती है, जोश आ जाता है, और लगता है पता नहीं क्या कर डालें। आज मैं इसी तिरंगे झंडे पर आपसे जो एक संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूं आपसे। यहाँ पर जो पहला राष्ट्रीय ध्वज हमारे बीच में आया, वो पहला राष्ट्रीय ध्वज कब आया है, यानी भारत का जब पहली बार जो ब्रिटिश की जो कुटिल नीतियां थी ब्रिटिश सरकार की, यानी कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन की जो मुहिम आरंभ हुई, उस स्वदेशी आंदोलन की मुहिम के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पहली बार 7 अगस्त, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1906 को यहाँ पारसी बागान चौक, इसे नोट डाउन कर लेंगे, कहां पर, पारसी बागान चौक पर पहली बार कलकत्ता में इस झंडे को फहराया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा था जब किसी झंडे को पब्लिकली फहराया जा रहा था और जनता बड़े पैमाने पर उससे जुड़ रही थी। यहां पर आज इस पारसी बागान चौक को ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन कर लेंगे, 7 अगस्त 1906 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके। स्वामी विवेकानंद जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, एक आध्यात्मिक युग पुरुष हैं हमारे, और हमारे पुरोधा हैं, उनकी जो शिष्या हैं सिस्टर निवेदिता, उन्हें वो अपनी सिस्टर भी कहा करते थे, उनका भी इसमें बड़ा तगड़ा योगदान था, उनका भी इसमें बड़ा नेतृत्व रहा था इस झंडे को फहराने में। इसलिए आप लोग भूलेंगे नहीं, ये पहला मौका था जब झंडे की कोई प्रतिकृति पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर हमें दिखाई दी। इसके बाद इस ध्वज को, जो झंडा जो आया हमारे बीच में, वो जो ध्वज फहराया गया था उस समय, उस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की उसमें 36 पट्टियां थी उसमें जब झंडा आया था। और झंडे के बिल्कुल बीच में वंदे मातरम में लिखा हुआ था। आप जानते हैं भारत के स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में इस वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है। और ये वंदे मातरम एक सामान्य कोई रचना का गीत नहीं था, बल्कि एक ऐसा गीत था जो भारतीयों के लिए एक ऐसा वरदान सिद्ध हुआ कि इसको बोलते ही हमारे रग रग में एक जोश आ जाता था, एक क्रांति की चेतना आ जाती थी। और इस गीत के नायक जो थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा कभी आपसे, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं तिरंगे झंडे के इतिहास पर। वह झंडा जो भारत की आन बान शान का प्रतीक है। और मैं आपको बताऊंगा किस समय नेशनल फ्लैग कोड बनाए, इसलिए वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और हटेंगे नहीं, अंत तक एक एक बात को नोट डाउन करते जाएंगे। तो मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे ये तिरंगा झंडा अपना अंतिम रूप ले सका, और अब हमारे यहाँ देश में नेशनल फ्लैग कोड किस वर्ष बनाए, और नेशनल फ्लैग कोड बनने से क्या क्या परिवर्तन आए इस फ्लैग के लिए, और हमें इस झंडे पर, हमारे नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को झंडे पर अधिकार कब प्राप्त हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप अंत तक बने रहिए। मैं बात करूंगा जो झंडा था ये वाला, इसमें हरे रंग की पट्टी थी ऊपर, उसमें 8 कमल के फूल हुआ करते थे। कितने कमल के फूल हैं? 8। लेकिन ये सारे के सारे सफेद रंग से बने हुए थे। किस कलर के? सफेद रंग के। इसके बाद जो बीच में जो पट्टी है वो पीले रंग की है, उसमें नीले रंग से क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। जो भारत में एक शब्द नहीं है वंदे मातरम, बल्कि वंदे मातरम भारत के लिए एक ऐसा गीत बन गया जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों में चेतना पैदा करने वाला एक स्वर
उसने गूंजा उस समय और सब भारतीय लोगों को एकताबद्ध कर दिया इस गीत ने लोगों को। और नीचे जो लाल रंग होता था उस समय आपके इस जो झंडा फहराया गया है उसमें एक चांद और सूरज था, ये दोनों ही श्वेत रंग के बने, एक चांद है और एक सूरज है, लेकिन ये दोनों सफेद रंग के हुआ करते थे। इस झंडे की यात्रा को मैं अब यहां से आगे लेके चलूं, यदि 1906 से आगे लेके जाऊं, स्वदेशी आंदोलन से हल्का आगे लेके जाऊं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो स्वतंत्रता की देवी स्वरूपा है, बहुत तगड़ा योगदान है। इन्हें मैडम भीकाजी कामा, क्या कहते हैं, मैडम भीकाजी कामा भी कहते हैं, मैडम भीकाजी कामा भी कहते हैं इनको। आप भारतीय मूल की फ्रांसीसी महिला हैं, कहां की है, भारतीय मूल की, यानी कि आपकी जड़ें तो भारत में ही रही, इसलिए मैंने कहा हम लोग इतना भी रहे, हमें गर्व भी है क्योंकि आपकी जड़ भारत में ही है, भले ही आप फ्रांस में जाकर रहने लग गई। इन्होंने भारत की आजादी के दौरान बहुत तगड़ा योगदान लिया है। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार भारत के किसी झंडे को जाके फहराया, बुलंदी से कहा कि ये वह झंडा है जो भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है भारत के लोगों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है, स्टुटगार्ट में, और आप बताएंगे इस झंडे को कब उन्होंने वहां जाकर फहराया। तो आप थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर और नोट डाउन करते जाएंगे मेरे साथ में यहीं पर। और वो डेट थी 22 अगस्त, कौन सी डेट है वो, 22 अगस्त 1907। और जो सम्मेलन हो रहा था उसका नाम है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जो कि ये सम्मेलन जर्मनी में हो रहा था। इसको नोट डाउन कर लेंगे। यही झंडा फहराया आपने, और ये झंडा है, ये लाल रंग का, पीले रंग का और हरे रंग का, यानी 3 पट्टियां थी क्षैतिज रूप से, यानी कि एक पट्टी लाल रंग की है, एक रंग की आपके पीले रंग की और एक पट्टी हरे रंग की है आपके। और इस पट्टी के बीचों बीच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी वंदे मातरम लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेंगे यहाँ से। इसकी यात्रा को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊं, क्योंकि झंडा एकाएक हमारा अस्तित्व में नहीं आया, इस झंडे की बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में बताने प्रयास कर रहा हूं ताकि जल्दी बेहतर समझ सकें आप लोग। और मैं लिखा है वर्ष 1917 में 2 भारत के बड़े राष्ट्रवादी नेता, एक एनी बेसेंट और एक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, ये आयरलैंड मूल की महिलाएं जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा और तगड़ा योगदान है, आप जानते हैं। और दोनों ही नेता ऐसे हैं, ये दोनों होम रूल आंदोलन से, होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े रहे। यह ऐसा आंदोलन था जो 1916 में हमारे यहाँ चला और भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का उसने बड़ा कार्य किया और लोगों में चेतना फैलाने बड़ा काम किया। चूंकि मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, होम रूल लीग पर आगे चर्चा करूंगा किसी अगले वीडियो में, लेकिन यहां बता रहा हूं इन दोनों ने भी भारत के लिए एक झंडा दिया। इसमें 5 लाल रंग की पट्टियां थी और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। ये लाल पट्टियां कहीं ना कहीं हिंदुत्व का नेतृत्व कर रही थी उस समय, और जो हरा रंग था ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को नेतृत्व कर रहा था। ये लाल रंग सभी समुदायों के लिए लोगों ने माना उस समय, और जितने भी समुदाय हमारे यहाँ थे, और हरा रंग मुस्लिम समुदाय को। और इसमें चांद और तारे के साथ 7 तारे थे जो शायद भारत के सप्तऋषियों का संबोधन कर रहे थे। इस क्रम में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में यूनियन जैक, जो कि ब्रिटिश सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी आप जानते होंगे। ब्रिटेन का जो चिन्ह है कौन सा है, वो यूनियन जैक है, आप जानते हैं। यहाँ पर यूनियन जैक किसका है, ब्रिटेन का, वो कोने पे लगा हुआ था, कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक भी है ये यहाँ से। लेकिन इस झंडे को अंतिम रूप से हम कहीं ना कहीं हमारे जो पुरोधा हैं, पिंगली वेंकैया, थैंक यू टू पिंगली वेंकैया, थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज इनका ही जो हमारे ढांचा है, जो प्रारूप है, वो झंडे कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही दिया गया। इसलिए पिंगली वेंकैया को तिरंगे झंडे का फादर या जन्मदाता भी कह सकते हैं हम यहाँ से। इसलिए ये वर्ष 1921 में अपने आंध्र प्रदेश के रहने वाले, और इन्होंने विजयवाड़ा में जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता, वहीं पर एक झंडे का एक प्रारूप दिया, जिसमें कि लाल और हरे रंग की 2 क्षैतिज पट्टियां होती थी उसमें, ये 2 रंग की। और इस झंडे को आपने गांधी जी को सौंपा वहां करके, क्या नाम है, पिंगली वेंकैया। इसे नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से, पिंगली वेंकैया, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इस क्रम में थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूंगा, अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी ने सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। क्योंकि इसमें 2 कलर थे, गांधी का मानना था कि कहीं ना कहीं सफेद पट्टी, श्वेत पट्टी कहीं ना कहीं शांति का एक दूत मानी जाती है। गांधी जी ने सुझाव दिया श्वेत पट्टी का, और इसी के बीच में चरखे को लगाने का भी सुझाव रहा, और चरखा को इस
तिरंगे के बीचों बीच में सफेद पट्टी पर अंकित किया गया, यानी लाल हरे और सफेद पट्टी के माध्यम से ये हमारा जो झंडा अस्तित्व में आया। इसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे तो जब हमारी संविधान सभा का निर्माण हो गया, जैसा कि आप जानते हो हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। और ये बैठक जब हुई हमारी तो उसके जो अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और जबकि पहले अध्यक्ष थे वो SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे संविधान सभा के गठन पर। लेकिन संविधान सभा ने जिन समितियों का गठन किया, जिन कमेटीज का, उनमें से एक समिति झंडा समिति भी थी, फ्लैग कमेटी भी थी, और उस फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उस फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपने ही जो समिति ने सुझाव दिए, उन सुझावों के आधार पर ही हमारे यहाँ जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया। आप इस डेट को क्या कर लेंगे, यानी संविधान के वर्तमान प्रारूप को कब स्वीकार किया संविधान सभा ने, तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को। इसको रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं कहूंगा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान समय का जो हमारा ध्वज है, फ्लैग है, उसको संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया है, 22 जुलाई 1947 को। इस क्रम में थोड़ा सा मैं आपको झंडे की यात्रा बता देना चाहता हूं कि हमारा झंडा जो हमारा फ्लैग है, ये फ्लैग 3 रंगों से युक्त है। और इस तिरंगे का मतलब ये होता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। क्या मतलब इसका, हम अगर तिरंगा बोलते हैं तो तिरंगा इस बात का सिंबल है, प्रतीक है कि हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा लिखकर समझाया कई बार यहाँ पर। अब इसमें 3 रंग हैं, ऊपर की ओर केसरिया, उसके मध्य में श्वेत रंग सफेद, और नीचे हरा रंग है। तो बता देना चाहता हूं आपको, केसरिया यहाँ देश के शौर्य यानी शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और सत्य का अग्रदूत है, बताता है कैसे शांति की राह पर चलते हुए हमें सत्यता को अपनाते आगे बढ़ना है। और जो हरा रंग है वो उर्वरता, समृद्धि, वृद्धि और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि उपजाऊपन का प्रतीक है, जो कि हरा रंग है। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे। इसके बीच में बीचों बीच में यहाँ पर एक 24 तीली वाला अशोक चक्र बना हुआ, जो कि हमने अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया है। अब प्रश्न ये होगा आपके मन में आएगा कि सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है, तो आपको माइंड में आना चाहिए ये सारनाथ स्तंभ कहां पर है, वाराणसी में। कहां पर है, बनारस में। सारनाथ स्तंभ, उसी से अशोक चक्र को लिया गया है। और ये से अशोक चक्र को विधि का चक्र, कौन सा चक्र, विधि का चक्र या धर्म चक्र भी कहते हैं। विधि का चक्र या धर्म चक्र भी कहते हैं। इसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं, मैंने बता दिया आपको। और ये चक्र काय का प्रतिबिंबन है, किसका प्रतिबिंब है, किसका इमेज प्रस्तुत करता है, किसके बारे में बताता है, ये बताया जीवन हमारा गतिशील है, हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। 24 आवर्स, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट अपने आप को डायनामिक रखना है, गतिमान रखना है, चलायमान रखना है। और कहा जो रुक गया वो व्यक्ति मृत्यु के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। ये हमारा अशोक चक्र भी हमें बताता है। आप देखेंगे ये सिंबल जो है ये इस बात का प्रतीक है। और कैसे किस रंग का बना हुआ है, नीले रंग का, श्वेत पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच में नीले रंग का। तो इसमें बताएंगे आप लोग जो वर्तमान हमारा तिरंगा झंडा है, उस तिरंगे झंडे में दोनों ऊपर के रंग मिलाकर के कितने रंग हो जाएंगे, 4। यानी ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया, बीच में कौन सा है, श्वेत, और नीचे कौन सा है, हरा रंग है। और बीच में नीले रंग का एक चक्र बना हुआ 24 तीली वाला, जिसे अशोक चक्र या मैंने ऊपर बताया आपके उसे विधि चक्र भी कहते हैं। इसकी जो ध्वज की लंबाई है वो बताया था, लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, हमारा अनुपात है वो कितना है, 3:2 का है। कितना है, वो क्षैतिज पट्टियां हैं, यानी कि उनकी लंबाई कितनी है, 3 की लंबाई है, और उसकी चौड़ाई कितनी है आपके, 2 की चौड़ाई है। इस क्रम में आपके जो हमारा झंडा बना हुआ है आपके इस तरीके से, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए यहाँ से। और उस झंडे का हमारे लिए बड़ा महत्व है, आप जानते होंगे, क्षैतिज पट्टियां, और जो कि आपके क्षैतिज माने जो कि लंबी पड़ी हुई है आपके, वो कितने अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। इंपॉर्टेंट है इस झंडे को यहां, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, 26 जनवरी 2002 को
भारतीय ध्वज संहिता, ऐसे बोलते हैं नेशनल फ्लैग कोड, क्या बोलेंगे, एनएफसी, नेशनल फ्लैग कोड बनी। और इसमें एक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उस समय आपके, हम कांग्रेसी कह सकते हैं आज भी कांग्रेस में वो, और नाम है नवीन जिंदल। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया। इसलिए कई बार हम नवीन जिंदल को भी थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपके चलते हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनी और इसमें संशोधन हुआ उस वर्ष। और इस संशोधन के बाद ही इस झंडे पर आम नागरिक को एकाधिकार यानी अधिकार प्राप्त हो सका। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद कि झंडे पर सबका अधिकार है, सब नागरिकों का अधिकार है, क्योंकि ये झंडा आन बान शान का प्रतीक है। लेकिन इस झंडे के संदर्भ में भी कुछ प्रतिबंधन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन 2002 के बाद इस झंडे पर आम नागरिकों को लगाने का अधिकार मिला। आज इसको सभी पब्लिक क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, स्कूल कॉलेजों में, निजी संस्थानों में, इसको हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये झंडा नहीं बल्कि देश की शक्ति और देश के गर्व और अभिमान का प्रतीक है, गर्व का इसका, इसलिए इस झंडे को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं इसको यहीं पर समाप्त करूंगा, आपके लिए एक नया वीडियो फिर लेकर आऊंगा आप लोग। तब तक आप लोग इस वीडियो इस चैनल पर बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको लाइक करके और आपको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये बातें सभी तक पहुंच सके। और मैं आपके लिए नए नए वीडियो और लेकर आ रहा हूं। और वीडियो में मैं कल 15 अगस्त से आपके लिए एक करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं, इसलिए आप सब लोग इस पर जुड़े रहिए। और मैं फिर कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सही अर्थों में सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसलिए मैं आप सब लोग पुनः 15 अगस्त के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप सब लोगों को, आप सब लोगों का इस पवित्र दिन को मनाने के लिए मैं भी, आप भी, हम सब लोग इस उत्सव को मनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और ये भारत का महोत्सव ही नहीं बल्कि एक ऐसा महोत्सव है कि जिसके माध्यम से हमें एक गर्व का अनुभव होता है आपके। और आप सब लोग इस दिन को मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूं। आप सब लोग बने रहिए आप, और मैं कल फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ में, पैट की सीरीज और करंट अफेयर की सीरीज और यूपी के बजट के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों का। आप सब लोग चैनल पर जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपको प्रणाम, नमस्कार।